नमस्कार, मैं हूं जुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रेलवे मजदूर संघ केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जौन स्तर के प्रतिनिधि हुए शामिल। पत्नी पर शक करना महंगा पड़ा, सिपाही ने पति को पीटा, एसपी से लगा गुहार। इकलौता बेटा गंभीर रूप से बीमार, बेबस मां की पुकार, प्रशासन ने दिया संबल। यूनिवर्सिटी परिणामों में देरी से विद्यार्थी परेशान। अब समाचार विस्तार से। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक गुरुवार को हनुमानगढ़ जंक्शन में हुई। 2 दिवसीय मीटिंग में जौन स्तर के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। बैठक में रेलवे कर्मचारियों के हितों पर चर्चा की गई। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ की बैठक हनुमानगढ़ जंक्शन में हुई। व्यापार संघ धर्मशाला में हुई बैठक में जौन अध्यक्ष घनश्याम शर्मा, महामंत्री विनोद मेहता और कोषाध्यक्ष रमेश शर्मा खास तौर पर शामिल हुए। बीकानेर मंडल सचिव इशफाक अली के मुताबिक यह बीकानेर मंडल और हनुमानगढ़ शाखा का सौभाग्य है कि केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहां पर हो रही है। उन्होंने स्काई चैनल को बताया कि बैठक में विभिन्न कर्मचारी संबंधित मसलों पर चर्चा हुई। जोनल सत्र की, जिसके अंदर चारों मंडलों के संभाग के लोग आज जो इस मेंबर हैं वो इस मीटिंग के अंदर हनुमानगढ़ पधारे हैं और ये बड़े हर्ष का विषय है कि इतनी दूर दूर से लोग आज यहाँ पे एक रेलवे की डिसाइड जो नीतियाँ हैं उन नीतियों के विरोध में या जो आने वाले समय में जो रेल में जो कठिनाइयाँ आ रही है उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए रेल की क्या एक्टिविटी रहेगी उसके लिए जोनल सतह पर ये मीटिंग हो रही है। और यूपीआरएमएस के लिए ये बीकानेर मंडल का सौभाग्य है कि आज 12 साल बाद फिर ये मीटिंग एक बार फिर हनुमानगढ़ में हो रही है। इस मीटिंग के अंदर कर्मचारियों की ज्वलित इशू जो इनके लिए जो नई नई नीतियां बनाई जा रही है, जिसमें कर्मचारियों को हरेसमेंट करके एक रेल ने जो नई नीति की 124 का जो मैटर है उस नीति के विरुद्ध हमें क्या करना है और आगे हमें क्या स्टेप लेना है उसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। महामंत्री विनोद मेहता के मुताबिक मीटिंग में संगठन के आंतरिक मसलों पर भी चर्चा हुई। इसमें कर्मचारियों की विभिन्न मांगों से लेकर उसकी क्रियान्विति के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गई। रेलवे मजदूर संघ की इस वर्ष की दूसरी वर्किंग कमेटी की बैठक हनुमानगढ़ बीकानेर डिवीजन में हो रही है। इस बैठक के अंदर हम अपनी इंटरनल चीज़ों के साथ साथ जो लेबर सिचुएशन है, जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में लेबर्स की प्रॉब्लम है, जो अधिकारियों द्वारा जो नियम अंतर्गत काम है वो काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या रणनीति बनानी है उसके बारे में यहाँ पे विचार हम लोग कर रहे हैं। जहाँ तक उत्तर पश्चिम रेलवे का सवाल है, उत्तर पश्चिम रेलवे के अंदर ज्वलंत समस्या हमारे अपग्रेडेशन के तहत प्रमोशन ऑर्डर की बात है। हमने अपनी मीटिंग के अंदर जो जनरल मैनेजर के साथ स्थायी वार्ता तंत्र की बैठक होती है उसके अंदर हमने उनको चेतावनी दी है कि आज 8 महीने निकल गए, लगभग 6-7 हज़ार कर्मचारी उत्तर पश्चिम रेलवे के पदोन्नति के लिए वंचित हो रहे हैं, उनको प्रमोशन के लाभों से वंचित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ाने के लिए इस पैसे को बचाना चाहते हैं। जितना विलम्ब करेंगे उतने ज़्यादा पैसे ये बचाने की है। तो इन सब चीज़ों पे आज हम लेके यहाँ पे चर्चा करके प्रशासन के विरुद्ध हमें क्या काम करना है। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री विनोद मेहता ने कहा कि 70 साल पुराने आवासों में रहना मुश्किल हो रहा है। कर्मचारियों की आवास सुविधा पर कोई ध्यान नहीं, बजट से भी निराशा हुई। इस पर न तो अधिकारी ध्यान देते हैं और न ही सरकार। हमारे क्वार्टरों की हालत खराब है, हम बार बार आश्वासन देके थक गए। 70 साल पुराने आवास बने हुए जिसके अंदर कोई जानवर भी रहना पसंद नहीं करता। बार बार आश्वासन देने के बाद इस जो बजट अभी जारी हुआ, इस बजट से हमें बहुत उम्मीद थी, क्योंकि रेलवे बोर्ड स्तर पर जो बैठकें होती है उसके बाद हमें ये कहा गया था कि इस बजट में स्पेशल प्रोविज़न करेंगे। हमारा ये मानना है कि हमारे पूर्वज अधिकारी थे उन्होंने इस बारे में विचार ही नहीं किया कि मकान खराब होगा तो इसके लिए हम एक अलग से फंड बना के रखें, हर साल उसमें कुछ ना कुछ पैसा इजाफा करें। जैसे हम घरों में अंदर करते हैं कि हमारे को 3 साल बाद वाइट वॉश करानी है, फिर रिपेयर भी आएगी, फिर मेजर रिपेयर आएगी, ऐसे फंड्स का इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया। आज रेलवे का जो कर्मचारी है लगभग 45% रेलवे कर्मचारी रेलवे के आवासों में रहते हैं, उनको हाउस रेंट नहीं मिलता और उनकी मजबूरी भी होती है क्योंकि जंगलों में छोटे छोटे
स्टेशन पे वो काम करते हैं, आवासों में रहने के अलावा उनके पास कोई वो नहीं है, और सेफ्टी से जुड़े हुए हैं। जब घर की छत, अभी बरसात आएगी, घर की छत टपकती है, वो कैसे आराम करके, कैसे अपना रेस्ट पूरा करके वो ड्यूटी करेगा, कहीं ना कहीं कड़का कर देगा तो उसको आप रिमूव कर दोगे। तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ खराब है। ज्वलन उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा से जब पूछा गया कि आखिर मान्यता हासिल करने के लिए जब चुनाव हुए तो उनका संगठन पिछड़ क्यों गया, तो शर्मा ने कहा कि इसमें पिछड़ने जैसी कोई बात नहीं थी। उम्मीद से अधिक मत मिले, कम से कम 35% वोट मिलना चाहिए था। इसके बदले उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ को 49% वोट मिले, जो कम नहीं है। फिर भी संगठन को मजबूत करने के लिए इस तरह की मीटिंग की जा रही है। हमारे जो मान्यता के चुनाव हुए थे उसमें पिछड़ने और आगे रहने का कोई सवाल नहीं था। हमें मान्यता के लिए परसेंटेज फिक्स थी, 35% वोट हमको लाने थे और हमारे संगठन ने 49% वोट लिया है, इसलिए पिछड़ने ना पिछड़ने का वो नहीं है। 5 संस्थाओं ने चुनाव लड़ा था, उसमें से 2 को रिकॉग्निशन मिलना था, उसके लिए प्रिस्क्राइब वोट थी। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि हमारी वोट प्रतिशत पिछली बार से बढ़ी है, लेकिन हम उसको और बढ़ाने के लिए और उस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए इस तरह की जो मीटिंग है वो हम हर 3 महीने में करते हैं, और ये जोन स्तर की है और डिवीजन स्तर पे करते हैं, और उसके अनुसार ही हम इस मीटिंग में सारे डिसीजन लें। महामंत्री विनोद मेहता के मुताबिक यूनियनों के हड़ताल के लिए कर्मचारियों का मंतव्य जाना था, जिसमें 97% कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में हैं। उस वक्त चुनाव नजदीक थे, फिर रेलवे ने सैद्धांतिक तौर पर मांगों को स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, जिससे हम संबद्ध हैं, हमारी फेडरल बॉडी है, उसने 6ठे वेतन आयोग के बाद जो एनोमलीज थी और जिन चीज़ों पर डिस्कशन के बाद तय हो गया कि जैसे गेट 2 को और गेट 1 को मर्जर कर दो, 3500 पोस्टें गजिस्ट्रेट में कर दो और 4600 गेट पे बंद करके 4800 कर दो, इन सब चीज़ों पे निर्णय हो गया, उसको लागू नहीं कर रहे। 65 चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया सरकार को, और हम उस 65 चार्टर ऑफ डिमांड में हमारा काम क्या, हमारा काम रेलों को आहित पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। चाहे जो मजबूरी हो, मेरी मांगे पूरी हो, इस चीज़ पे भी हम ध्यान नहीं देते। हम ये देखते हैं जो वाजिब चीज़ है उसकी जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। महामंत्री के मुताबिक अब 30 जुलाई को भोपाल में मीटिंग होगी, इसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई नई डिमांड नहीं है, सब कुछ पुरानी बातें हैं, उसे लागू करने की जरूरत है। लेकिन खेद का विषय कि अभी तक भी वो डिमांडों पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो स्वीकार डिमांड है, नई डिमांड हमारी कुछ नहीं, जिसको रेलवे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया उस पर इफेंट बट करना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन की 30-31 को इसी महीने भोपाल के अंदर मीटिंग है, उसमें हम लोग जाएंगे, वहाँ पे इन चीज़ों पे चर्चा होकर निर्णय लिया जाएगा कि कैसे क्या करना है। मेहता ने कहा कि आखिर में हड़ताल तो अवश्यम भावी है, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हमारी कोशिश है कि जितना हो सके उसे टालो। लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं होगी तो आखिर में हमें इस मसले पर निर्णय लेना ही पड़ेगा। यदि कोई मजबूरी आ जाएगी तो उसके अंदर हमारे को हड़ताल के अलावा और कोई चारा नजर नहीं आता, वो करना ही पड़ेगा। अपनी पत्नी को पराये मर्द के साथ वाहन पर बैठे देखना बेचारे पति को नागवार गुजरा तो उसने पत्नी को खूब खरी खरी सुनाई। इस बात से पत्नी नाराज हो गई और उसने अपने माता पिता को बुला लिया। सास ससुर ने भी दामाद की बात सुने बगैर उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी और फिर एक सिपाही ने उस पति को बेरहमी से पीटा। लिहाजा पीड़ित पति ने गुरुवार को एसपी शरद कविराज के सामने न्याय दिलाने की गुहार लगाई। यह है गांव डबरी राठान का रहने वाला गौरीशंकर नायक। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का है गौरीशंकर नायक। पत्नी भी मनरेगा में मजदूरी करती है। गांव की महिलाएं मनरेगा में मजदूरी करने आसपास के गांव में जाती हैं। लिहाजा गौरीशंकर की पत्नी भी उनके साथ जाती है। एक दिन उसकी पत्नी एक ट्रैक्टर पर बैठकर गांव पहुंच गई। जब दूसरी महिलाओं ने गौरीशंकर को यह बात बताई तो नायक को यह बात नागवार गुजरी। उसने कथित रूप से अपनी पत्नी की पिटाई कर दी।
हालांकि गौरीशंकर ने कहा कि इस बात पर सिर्फ उसका झगड़ा हुआ था। उसे इस बात पर आपत्ति थी कि उसकी पत्नी पराये मर्द के कहने पर उसके वाहन पर क्यों बैठी। मेरे लुगाई के साथ झगड़ा हुआ, कोई जो नरेगा में जाती है किसी के साथ बैठ गई ट्रैक्टर पे, इस बात का झगड़ा था। उसने माँ बाप को बुला लिया आपके और चौकी चली गई। वहाँ पे सिपाही आया, मेरे को ले गया, कहते तेरे राजीनामा कराते हैं। बाद में वो पीटने लग गया, मेरे सुनी नहीं उसने। गौरीशंकर के मुताबिक पत्नी के साथ झगड़ा हुआ और सास ससुर ने डबली राठान पुलिस चौकी में सिपाही आशुतोष मीणा को पैसे दिए ताकि वह मुझे 4 साल तक अंदर रख सके, इसलिए आशुतोष उससे नाराज था। पैसे पूछे दिए, वो बोल रही थी, मेरे सास बता रही थी हमने पैसे दिए भी इसको 4 साल के अंदर रखोगे। बाद में कोई गांव का बंदा आया, उसने बोला भी नहीं झगड़ा करेगा ये, बाद में उसने छोड़ दिया। गौरीशंकर ने गुरुवार को एसपी शरद कविराज से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। उसने अपना दुखड़ा सुनाया और कहा कि सिपाही ने उसे बुरी तरह मारा, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो पुलिस वाला था, वो आशुतोष मीणा है कोई, कहता मेरे बाप जयपुर में सीए, ये पता नहीं क्या है। एसपी शरद कविराज ने पत्रकारों से कहा कि परिवादी आप लोगों के साथ ही आया था, इसलिए ज्यादा कहने की जरूरत है नहीं। हाँ, उसने शिकायत की है तो जांच के बाद उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी। परिवादी आपके साथ में ही कमरे में आया है और कागज दिया है जिसमें जांच के लिए कहा है सीए साहब से। मारपीट का आरोप है, उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ कोई परिवाद दिया था, डबली राठान का मामला है। एक तो गरीबी और फिर बेटे को गंभीर बीमारी। दरअसल दोनों ही मौजूदा परिवेश में किसी अभिशाप से कम नहीं, लेकिन इस गंभीर दौर में गुजर रही है एक मां जिसे दोहरा संघर्ष करना पड़ रहा है। लिहाजा सामाजिक कार्यकर्ता सुमन चावला ने उसकी पीड़ा को कम करने का प्रयास किया। श्रीमती चावला ने मामले को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर पीत मोहिंदर सिंह और कलेक्टर पीसी किशन से चर्चा कर उसे राहत दिलाने का प्रयास किया है। गरीबी और बीमारी दोनों ही बड़ा अभिशाप, लेकिन इस दोहरे अभिशाप को झेल रही है एक मां जिसका नाम है इंदिरा देवी। इंदिरा देवी का इकलौता बेटा है अमन, जो 9 साल का है। अमन कुछ सालों से बीमार रहता था, लेकिन कुछ समय पहले पता चला कि उसे गंभीर बीमारी है, जिसके कारण उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम है। इंदिरा ने खूब इलाज करवाया, लेकिन अमन ठीक नहीं हो रहा। दरअसल इस बीमारी का पता ही 3 माह पूर्व चला है। इसके जी फेफड़े कमजोर है, बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं है इसके अंदर जी। शुरू से था पर अभी बीमारी का पता चलने 3 महीना है। हाँ जी। इंदिरा के पास अब पैसे नहीं हैं, भला महंगा इलाज कैसे करवाएं। संग्रिया के गांव मालारामपुरा की रहने वाले इंदिरा अब कुछ दिनों से बिश्नोई धर्मशाला हनुमानगढ़ टाउन में ठहरी हुई हैं। इंदिरा के मुताबिक कई जगह इलाज करवाने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब सरकार से सहायता चाहते हैं। हम यहाँ लोकल कराते थे, फिर बाद में बीकानेर, फिर बाद में जयपुर से चंडीगढ़, अभी फिर जयपुर जाना है जी। अब तक कुछ नहीं मिला, खुद आप ही करा रहे थे। अभी सरकार से सहायता लेना चाहते हैं जी। दरअसल अमन को गंभीर बीमारी है। IVGI नामक इस गंभीर बीमारी का उपचार काफी कठिन है, इलाज भी काफी महंगा है। शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवरत्न शर्मा के मुताबिक इस बीमारी का इलाज उच्च स्तर पर ही संभव है। को सांस की तकलीफ होना, उसमें बच्चे की जान भी जा सकती है, बार बार उसको इन्फेक्शन होना। आंत से संबंधित जैसे वर्म्स और जियार्डिया के इन्फेक्शन, आंत में ज़्यादा रिस्क रहती है आंत के इन्फेक्शन की, जिससे बच्चे को खाना हजम नहीं हो पाता, जिससे माल अब्जॉर्प्शन होता है। बच्चा इस बीमारी से ग्रसित होता है, वो कमज़ोर होता है, बार बार इन्फेक्शन और बार बार बुखार से पीड़ित होता है, उसका डाइजेशन ठीक नहीं रहता, बार बार उसको लूज मोशन रहता है। कुल मिला के उसकी हेल्थ सही तरीके से नहीं रहती। और इसका जो बच्चे में अपीयर होती है वो पहले 6 महीने जन्म के 6 महीने तक अपीयर नहीं होती, 6 महीने के बाद कभी भी अपीयर हो सकती है।
और ये ज़्यादातर दुनिया में देखा गया है भी ये सिर्फ पुरुष प्रजाति में होती है। महिलाओं के केस इसमें बहुत कम पाए गए हैं, सिर्फ पुरुष प्रजाति में पाए गए हैं। और इसमें इसका डायग्नोसिस जैसे इसका होने के बाद तो इसमें आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन जो बाजार में उपलब्ध है वो ही लगानी पड़ती है बच्चे को बार बार इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसकी कॉस्ट बहुत काफ़ी होती है, 5-6 हज़ार की एक वायल आती है। तो बच्चा गरीब परिवार से संबंधित बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता सुमन चावला के पास इस संबंध में एक फोन आया था। फोन पर जानकारी मिलने पर सुमन चावला बिश्नोई धर्मशाला पहुंची और उन्होंने इंदिरा की मदद करने की ठानी। उन्होंने पहले सीएमएचओ डॉक्टर पीत मोहिंदर सिंह से मुलाकात की और उन्हें अमन की वो सारी पर्चियां दिखाई जिसके आधार पर उसका उपचार हो रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर पीत मोहिंदर सिंह ने एसएमएस अस्पताल जयपुर के अधीक्षक के नाम लेटर तैयार कर उन्हें सौंपा। फिर प्रोफेसर सुमन चावला ने कलेक्टर पीसी किशन से भी मुलाकात की और उनसे भी मुख्यमंत्री सहायता कोष से फंड दिलाने का आग्रह किया। कलेक्टर पीसी किशन ने भी मामले में गंभीरता दिखाई और तत्काल सिफारिशी पत्र जारी किया। सूरतगढ़ से किसी इनके रिश्तेदार का फोन आया था कि ऐसे बच्चा है जो बिल्कुल सीरियस है, बिश्नोई धर्मशाला में पड़ा है, आप उसे मिल के आए और देख के आए क्या करना है। तो कल शाम को इनकी पर्चियाँ और इनकी फ़ोटो मैंने कलेक्ट किया और मैं कलेक्टर साहब के यहाँ पर गई। वहाँ पर सीएमएचओ ऑफिस से मैंने लेटर जारी कराया जो हुआ था कि जहां अधीक्षक के नाम पे, एसएमएस हॉस्पिटल के नाम पे, कि इनके मुख्यमंत्री सहायता कोष से पूरी हेल्प की जाए, क्योंकि इसको जो टीका लगता है वो करीब 25,000 रुपये महीने के लगते हैं, जो कि एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है। तो मैं जब कलेक्टर साहब से मिली तो उनसे भी हमने एक लेटर जारी कराया अधीक्षक महोदय के नाम पे, इसको पूरी सरकारी हेल्प मिले और सीएम का जो फंड आता है उसमें से इसको पूरा पैसा मिले और इसका पूरा इलाज हो। तो मैं तो एक यही योगदान कर रही हूँ। अब इनको एम्बुलेंस के द्वारा भिजवाया जा रहा है और संस्थाओं ने भी हेल्प की है। डॉक्टर सुमन चावला के मुताबिक इंदिरा का यह इकलौता बेटा है और उसे बचाने के लिए समाज को भी आगे आने की जरूरत है। अगर कोई इंदिरा की आर्थिक मदद करना चाहे तो वे उसके बैंक खाते में राशि जमा करवा सकते हैं। लोग बैंक खाता नंबर दे रहे हैं और जो इसकी माँ के नाम पे है, और हम चाहते हैं, मैं अपील भी लोगों से करना चाहती हूँ कि एक बंदे की जान बचाने में यदि हमारे पास जो पैसे हम अफोर्ड कर सकते हैं ज़रूर देवें। और इस खाते में नंबर जो आप देंगे उसमें हम लोग जो लोग जमा कराएं वो दे दें और ये इसकी माँ के नाम पे होगा और इस बच्चे की ज़िंदगी को बचाया जा सके। और करीब लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि इस ज़िंदगी को बचाने के लिए, क्योंकि बच्चा सिर्फ 9 वर्ष का है, उसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, उसको बचाने के लिए योगदान दें और अपने थोड़े से पैसे आपके इसकी जमा कराएं। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है।
सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध हैं। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा परिणाम घोषित करने में हो रही देरी से छात्र संघ नाराज है। SFI द्वारा परिणाम जल्द घोषित करने की मांग की जा रही है। विद्यार्थियों का कहना है कि परिणाम नहीं आने की वजह से छात्रों की पढ़ाई खराब हो रही है। SFI द्वारा राजकीय NMPG कॉलेज के प्राचार्य को कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए यूनिवर्सिटी परिणामों में हो रही देरी से विद्यार्थियों को हो रही परेशानी से अवगत करवाया गया। SFI का कहना है कि अलग अलग संकायों के विद्यार्थियों को अनेक फार्म भरने पड़ते हैं, जो बिना परिणाम के नहीं भरे जा सकते। ऐसे में विद्यार्थियों को काफी परेशानी हो रही है और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। SFI के नेतृत्व में हमने ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो परिणाम हैं सभी क्लासों के वो देरी से आ रहे हैं, जिसके कारण बीएड काउंसलिंग या फिर आम छात्र जो भी परीक्षा परिणामों की वजह से विलम्ब के कारण प्रधानाचार्य को विज्ञापन सौंपा है। अगर इस पर जल्दी कोई कार्रवाई नहीं की तो छात्र अपना रोष प्रकट करेंगे। ज्ञापन दिया है जिसमें विश्वविद्यालय के जो परिणाम हैं अभी तक नहीं आए हैं, इससे विद्यार्थी चिंतित हैं। उस ज्ञापन को हम आज ही विश्वविद्यालय की तरफ भिजवा देंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनके परिणाम निकालें, ताकि बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो और आगे वो अपनी क्लासें चालू कर सकें। बिजली बिल का भुगतान करने के लिए भी अब लोगों को जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। परेशानी है कि बिल समय पर घर नहीं पहुंचते। लोगों का कहना है कि एक ही मोहल्ले के आधे घरों में बिल पहुंच जाते हैं और बाकी लोग कार्यालय में बिल लेने के लिए चक्कर लगाते हैं। बिजली बिलों को लेकर हो रही परेशानी से आक्रोशित लोग आज जोधपुर डिस्कॉम के टाउन कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों का घेराव कर बिलों को लेकर हो रही परेशानी से अवगत करवाया। टाउन के बाशिंदों का कहना है कि लगभग पिछले 6 महीनों से बिल समय पर घर नहीं पहुंचाए जाते और एक ही मोहल्ले के आधे घरों में बिल भेज दिए जाते हैं। ऐसे में बिल निकलवाने के लिए डिस्कॉम कार्यालय आना पड़ता है। वहीं इन सब में होने वाली देरी का खामियाजा भी उन लोगों को ही भुगतना पड़ता है। बिल भुगतान में देरी की पेनल्टी भी डिस्कॉम लेता है। आक्रोशित लोगों ने समय पर बिल पहुंचाने की मांग की है। आधे मोहल्ले में तो बिल दे दिए जी, आधे मोहल्ले में बिल नहीं दिए। यहाँ बिल बनवाने के लिए आए हैं तो बिल की कोई सुनाई नहीं कर रहा है, और जब ये प्लेंटी डेट निकल जाएगी तो प्लेंटी के साथ बिल भरवाएंगे। पर नहीं मिलता जी, और पड़ोसियों के बिल आ जाते हैं, बीच में हमारा रह जाता है, और जब आता है बिल तो मतलब लेट आता है, समय निकलने के बाद आता है। यहाँ आके हमें बिल निकलवा के भरना पड़ता है। पिछली दफ़ा भी हमारे साथ यही हुआ था। तो आपके अधिकारी ने क्या कहा? वो कहते हैं जी आप नंबर लिखा जाओ, इसका अकाउंट नंबर, और आपको मैसेज कर देंगे, आप फ़ोन नंबर लिखा दो। 2-3 दफ़ा हो गया जी, 6 महीने से, मतलब मानो काफ़ी समय से मतलब आ रही है। सर जी पिछले 4 महीने से हम तो परेशान हो रहे हैं। कम से कम पिछली बार बिल नहीं आया, मैं इनके पास आया तो कह रहे 1-2 दिन आप आओ, चक्कर लगा के आपको दे देंगे।
उसके बाद अब मैं फिर आया हूँ, जैन साहब ये कह रहे हैं वो एक्टिवेट नहीं आएगी। अब एक्टिवेट इनकी 5 घंटे आए, 6 घंटे आए, इसमें हम गेड़े मारते कोई रहेंगे। अब 4 महीने का बिल हो गया। इनका क्या है, ये तो 8,000 बिल भेज देंगे। 8,000 आदमी, 7 साधारण आदमी 8,000 बिल कहाँ से भरेगा? कोई सुनवाई नहीं है। अब काम धंधा छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं, वो कह रहा है 5 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। डिस्कॉम के साबराम ने बताया कि कनेक्टिविटी की वजह से परेशानी हो रही है। कनेक्टिविटी नहीं रहने से बिल समय पर तैयार नहीं होते। उन्होंने कहा कि कई बार उच्च अधिकारियों को बताया गया है, समस्या से जल्द निजात मिले, इसके लिए विभाग प्रयासरत है। ये बिल जो बनाए हैं वो लोगों को कुछ को मिले नहीं, एक साथ बिल नहीं बनने के कारण कुछ लोगों को बिल नहीं मिल पा रहे। और अब ये बिल लेने के लिए आए हैं तो कनेक्टिविटी की समस्या है। कनेक्टिविटी दिन में 10 बार आती है, 10 बार चली जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी नहीं रहने से पब्लिक को बिल टाइम पे नहीं बना सकते। इसके बारे में अधिकारियों को बार बार सूचित भी किया है, लेटर भी लिखे हैं और अभी तक समस्या वैसी की वैसी है। जनता को तो परेशानी हो रही है, पेनल्टी सुधा भरना पड़ता है। नहीं, जनता को हम तो कोशिश करते हैं कि भी टाइम पे बिल मिले और टाइम टू टाइम मिले, लेकिन अब कनेक्टिविटी नहीं रहने के कारण जनता को प्रॉब्लम तो है ही। ये कब तक हल हो जाएगा इसका? ये ऊपर से अभी बात हुई है तो वो तो रोजाना बात करते रहते हैं, वो कह रहे हैं जल्दी ठीक हो जाएगी, ये समस्या ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। भारत विकास परिषद की ओर से 52वां स्थापना दिवस के अवसर पर यातायात पुलिस के सहयोग से यातायात सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भारत विकास परिषद के सदस्यों ने ट्रैक्टर ट्रॉली व अन्य वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए। भारत विकास परिषद द्वारा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जनहित कार्य किए गए। परिषद ने यातायात पुलिस के सहयोग से यातायात सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की और ट्रैफिक थाना के पास वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए। कार्यक्रम के दौरान परिषद सदस्यों ने दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ट्रैक्टर ट्रॉली व अन्य वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए। इस अवसर पर ट्रैफिक इंचार्ज दर्शन सिंह ने दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट लगाने का आग्रह किया। आज हमने एक अनूठी पहल की है ट्रैफिक यातायात पुलिस के माध्यम से कि हनुमानगढ़ में जो ट्रैक्टर ट्रालियां, ऊंट गाड़े जो चल रहे हैं सड़कों के ऊपर, जिनके ऊपर कोई लाइट नहीं होती और जो एक्सीडेंट का खतरा मंडराता रहता है, उसके लिए हमने एक पहल की है कि उनके पीछे एक रिफ्लेक्टर लगाया जाए ताकि होने वाले अनवांछित एक्सीडेंट से बचाया जा सके। इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था में और बहुत सुधार की ज़रूरत है। ट्रैफिक नियमों का पालन लोगों को करवाने के लिए उनमें जागरूकता लानी ज़रूरी है, जिसके लिए आज हमने ये पहली पहल की है हमारी, और आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे ताकि लोगों में ट्रैफिक व्यवस्था सुरक्षा जागरूकता अभियान के नाम से जो हमने अभियान चलाया है और इसको हम आगे भी चालू रखेंगे और लोगों में यातायात नियमों के लिए हम जागरूकता पैदा करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को हेलमेट पहन के घर से निकलना चाहिए, साथ में उसके कोई लॉक वगैरह सिस्टम से सीट बेल्ट वाले खुद ही सुरक्षा के लिए। गाड़ियों के अंदर सीट बेल्ट नहीं लगाते, अपने लोकल के जो चलते हैं हम लोग भी नहीं लगाते, तो लगानी चाहिए सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट लगाओ तो आपकी सुरक्षा है, एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। सेफ्टी आपकी खुद की सुरक्षा के लिए लगाना चाहिए, ना कि किसी के डर से लगाना चाहिए। ये पुलिस वालों के डर से या किसी और कोई प्रेशर से हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं लगाना चाहिए, तो खुद की सुरक्षा के लिए लगाना चाहिए। भारत विकास मंच द्वारा आज प्रातः 10 बजे रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य किया गया। ट्रॉली, ट्रैक्टर, 3 व्हीलर, अन्य वाहनों के मेरे द्वारा भी व उनके मेंबर्स प्रधान द्वारा रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। इन रिफ्लेक्टरों से रात को वाहन चलाने में बड़ी मदद मिलती है। आगे जो वाहन जाता है लाइट चमकती है, वाहन को पीछे वाले को दिखता क्रॉस करने में बड़ी सुविधा होती है। ये जन सहयोग से विकास मंच द्वारा कार्य कराया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय है, जिससे लोगों को ट्रैफिक में राहत मिलेगी। लोगों की मानसिकता है कि हेलमेट पहनना वो बहुत समझते हैं, या आप लोगों के डर से करते हैं? ये कहना बिल्कुल गलत है कि पब्लिक पुलिस के डर से
या अन्य किसी दबाव से हेलमेट पहनती है। हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए ही पहना जाता है और लोग पहनते हैं। हेलमेट का लाभ पहनने वालों को ही मिलता है। ट्रैफिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए क्या व्यवस्था की है आपने? ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए समय समय और मेरे द्वारा एवं मेरे स्टाफ द्वारा प्रातः 8 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक, शाम को 4 से लेके 7 बजे तक विभिन्न स्थानों पर पॉइंट्स लगाए जाते हैं। लोगों को ट्रैफिक संबंधी जानकारी दी जाती हैं। इशारों का अन्य प्रश्न नहीं रखना की जानकारी दी जाती है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।